अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड्डू ने बिल्कुल दबी हुई आवाज में रोहित के साथ बात करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू रोहित को कोई जासूसी खबर दे रहा हो। लड्डू ने कहा, रोहित अंकल, आजकल आर्यन का ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं रहता है। वह सारा दिन गेमिंग करते रहता है। अब देखो, उस दिन मुझे तो पता नहीं था कि आर्यन सारा दिन गेम खेलता है और गेम खेलने में अब वह इतना अच्छा हो गया है, इसलिए तो उसने मुझे हरा दिया। मगर सच बात तो यह है कि गेम्स खेलने की वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है। आज आधे घंटे का टेस्ट पेपर आर्यन ने 15 मिनट के अंदर ही गिव अप कर दिया। रोहित अच्छी तरह जानता था कि यह लड्डू का कोई ना कोई नया पैतरा था, आर्यन को सबके सामने नीचा दिखाने का। रोहित ने लड्डू से कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे यह सब कुछ बता दिया। अब देखना मैं आर्यन की कैसी खबर लेता हूँ। यह कहते हुए रोहित ने आर्यन को कार से बाहर निकलने को कहा और झूठ मूठ अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, अगर आज के टेस्ट में तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिले तो तुम्हें सबके सामने अपने कान पकड़कर 100 बार सिट अप करने होंगे। तुम्हारी टीचर अभी अभी फिर से अपने ऑफिस में गई है। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में वह सारे बच्चे के पेपर चेक कर लेगी और चैटिंग ग्रुप पर सारे बच्चों के रिजल्ट भी डाल देंगी। रोहित के मुंह से यह बात सुनते ही लड्डू का चेहरा खुशी से चमकने लगा। लड्डू अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर अंदर की ओर दौड़ने लगा। लड्डू ने तेज आवाज लगाते हुए अपने दादा और डैड को बाहर बुलाकर कहा, दादाजी, पापा बाहर आइए। आज आर्यन ने टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है और रोहित अंकल ने आर्यन से कहा है कि अगर उसने टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं मिले तो उसे सबके सामने सजा मिलेगी। आर्यन की सबके सामने बेइज्जती होने वाली थी। यह सुनते ही पंकज मारवा हाथ में छड़ी पकड़कर तेज कदमों से नीचे हॉल में आ गया और हॉल के ठीक बगल में बने दादी माँ के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से कहने लगा, देखो माँ, आर्यन पढ़ाई में कमजोर है और टेस्ट में अच्छे मार्क नहीं ला पा रहा है, इसलिए रोहित उसे सबके सामने सजा देने वाले है। दादी माँ को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दादी माँ कुछ नौकरों के साथ अपनी व्हीलचेयर पर बाहर आई और कहने लगी, यह क्या अजीब बात है, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए सजा देना कोई अच्छी बात नहीं है। टीचर ऑफिस में जाकर बाकी बच्चों के पेपर चेक कर रही थी। तभी एक के बाद एक मारवा खानदान के सभी लोग हॉल में जमा होने लगे। सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स में इस बात की एक्साइटमेंट थी कि आज सभी बच्चों के मार्क्स सबके सामने डिक्लेयर किए जाने वाले थे और आज रोहित भी मौजूद रहने वाला था। बच्चे रोहित को बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे। मारवा खानदान के ज्यादातर बच्चे रोहित को ही अपना आइडल मानते थे। रोहित बचपन से पढ़ाई में बहुत स्मार्ट था, खेलकूद में भी आगे था। बच्चों के माँ बाप हमेशा उनको रोहित के ही एग्जाम्पल दिया करते थे। जब टीचर बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, नीचे हॉल में काफी हल्ला होने लगा। आर्यन का हाथ पकड़कर हॉल में आ रहे रोहित पर दादी माँ तुरंत बरस पड़ी। दादी माँ ने रोहित से कहा, यह क्या बात हो गई? फुल मार्क्स नहीं आने पर एक छोटे से बच्चे को इस तरह सबके सामने पनिश करोगे? क्या हमने तुम पर इस तरह का कोई प्रेशर बनाया था जब तुम छोटे थे? पंकज मारवा ने दादी माँ की बात में हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है आप माँ, और फिर हम सब जानते हैं कि आर्यन बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। हमने यह भी देखा है कि किस तरह आर्यन मोबाइल गेमिंग करता है, ठीक ठाक अच्छा खेल लेता है। हमारे लिए इतना बहुत है। अब आर्यन कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं जो खेल कूद और पढ़ाई दोनों में आगे हो, रोहित और लड्डू की तरह। सच पूछो तो रोहित के सारे गुण इस लड्डू में बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोहित बचपन में था। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बैलेंस करके चलता है। दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि पंकज मारवा क्या कहना चाहता था। पंकज की बातों का जवाब देते हुए दादी माँ ने कहा, आर्यन और लड्डू दोनों ही बच्चे हैं पंकज। मेरे ख्याल में हमें ऐसी बातें करके उनका बचपना नहीं छीनना चाहिए और कोई जरूरत नहीं है बच्चों के मार्क्स सबके सामने डिक्लेयर करने की। आजकल तो स्कूल में भी मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं ऐसे सबके सामने। जैसे ही दादी माँ ने यह बात कही, टीचर बच्चों की वर्कशीट अपने हाथ में लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। टीचर के आते ही पंकज ने टीचर से पूछा, प्लीज कम टीचर, आज सारे पेपर्स यहाँ पर इकट्ठा हुआ है अपने अपने बच्चों के मार्क्स जानने के लिए, लेकिन उससे पहले हम सब पेरेंट्स को सबसे पहले हमारे लाडले आर्यन के मार्क्स जानना चाहते हैं।
दादी माँ ने पंकज मारवा का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, यह क्या कह रहे हो तुम पंकज? बच्चों के मार्क्स को इस तरह सबके सामने डिक्लेयर करके तुम बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम्हें पता भी है जिन बच्चों को बाकी बच्चों से कम मार्क्स मिलेंगे उनके मन पर क्या असर पड़ेगा? पंकज मारवा ने भी अपनी माँ की इस बात का धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, माँ, इन बच्चों को आजकल उठकर दुनिया के साथ कम्पीट करना है। अगर यह बच्चे अभी से एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करेंगे तो आगे चलकर इतनी बड़ी दुनिया को फेस करने की हिम्मत इनमें कहाँ से आएगी? अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए पंकज ने टीचर से कहा, बताइए टीचर, कितने मार्क्स मिले हैं हमारे लाडले आर्यन को? टीचर ने अपनी फाइल से आर्यन की वर्कशीट निकालते हुए कहा, 100 to 100। इसका मतलब यह था कि आर्यन को 100 में से 120 नंबर मिले थे। यह आंकड़ा सुनकर पंकज मारवा के होश उड़ गए। टीचर के मुंह से निकले मार्क्स को अभी भी वह समझ नहीं पाया था। पंकज मारवा ने अटकते हुए आवाज में टीचर से पूछा, क्या आप 20 कहना चाहती है? टीचर ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, जी नहीं, आर्यन ने 100 में से 120 मार्क्स स्कोर किए हैं। टीचर की यह बात सुनकर ही पंकज मारवा ने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, यह क्या कह रही है आप? 100 में से किसी को 120 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? तभी पंकज मारवा के ठीक बगल में खड़े लड्डू ने मुस्कुराते हुए पंकज से कहा, मिल सकते हैं दादाजी। 100 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स के हाई लेवल क्वेश्चन, यह क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिलेबस के बाहर के होते हैं, यानी कि हमसे ऊपर के स्टैंडर्ड वाले के क्वेश्चन। अगर आर्यन ने उनका सही आंसर दिया होगा तो उसे 20 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसे नेक्स्ट एग्जाम में स्टूडेंट को कुछ चैप्टर का एग्जाम भी मिल जाएंगे। यह सुनते ही अचानक ही लड्डू को रियलाइज हुआ कि आर्यन को 100 में से 120 मार्क्स मिले थे। बोलते बोलते लड्डू अचानक ही अटक गया और बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगा। ऐसा लग रहा था लड्डू को किसी ने टेचू कर दिया हो। लड्डू की पीठ पर जोर से चपेट लगाते हुए पंकज मारवा ने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जो बच्चा पूरे दिन गेम खेलता रहता हो उसे इतने मार्क्स कहाँ से मिल सकते हैं? क्या बाकी बच्चों को 100 में से 120 मार्क्स मिले हैं क्या? टीचर ने पंकज मारवा की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी आर्यन हाईएस्ट है, बाकी कोई बच्चा 70 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाए हैं। टीचर की यह बात सुनते ही दादी माँ के चेहरे पर रौनक आ गई। दादी माँ ने बड़े ही प्यार से आर्यन की पीठ थपथपाई और पंकज मारवा से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आर्यन नॉर्मल नहीं है। आज यह बात मैं भी मानती हूँ, आर्यन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ना वह रोहित जैसा है और ना बाकी बच्चों जैसा, बल्कि तुम ही हो जिसे आर्यन को सही पहचाना है। पंकज, जब तुम कहते थे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है तब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज मैं समझी कि तुम क्या कहना चाहते थे। आर्यन नॉर्मल नहीं बल्कि एक जीनियस है। मारवा खानदान के बाकी बच्चे आर्यन के मार्क्स सुनकर आर्यन को कांग्रेचुलेशन करने लगे। कुछ बच्चों के माँ बाप ने आकर रोहित को भी कांग्रेस किया और कहा, भाई वाह रोहित, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। तभी दादी माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सबसे कहा, रोहित का बेटा रोहित से एक कदम आगे है। दादी माँ की यह बात सुनते ही सभी लोगों ने दादी माँ के सामने आमे अपना सर हिला दिया। दादी माँ को खुश देखकर रोहित को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं रोहित को पंकज मारवा की कई बातों पर गुस्सा आ रहा था। पंकज मारवा ने लड्डू को कॉलर से पकड़ा और उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगा। लड्डू जोर जोर से अपने हाथ हवा में उछालकर पंकज मारवा को पीछे चल रहा था। लड्डू को पता था कि आज उसके दादाजी फिर से जमकर उसकी पिटाई करने वाले थे। सबके जाने के बाद रोहित ने अपनी दादी की व्हील चेयर को सहारा देते हुए उन्हें अपने कमरे तक छोड़ा और फिर आर्यन को लेकर वह बलवीर सर की एकेडमी चला गया। बलवीर सर की एकेडमी में पहुंचते ही रोहित ने कार से उतरते वक्त आर्यन से कहा, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अपनी मम्मा को यह बात बताना मत भूलना कि तुमने फिर से बलवीर सर की एकेडमी में आकर ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। रोहित की इस बात पर आर्यन हैरान हो गया। आर्यन ने रोहित से पूछा, मगर ऐसा क्यों? दरअसल रोहित चाहता था कि अनिका को पता चले कि आर्यन ने एकेडमी आना फिर से शुरू कर दिया है, ताकि अगर उन्हें फिर से रिया और आर्यन की अदला बदली करनी है तो वह आसानी से कर सके। ऐसा नहीं था कि रोहित को आर्यन के साथ रहना पसंद नहीं था, मगर कहीं ना कहीं रिया के जाने के बाद रोहित को रिया की कमी महसूस होने लगी थी।
रिया का सारा दिन बोलना, रिया की हाजिर जवाबी रोहित बहुत मिस करने लगा था। कहीं ना कहीं रोहित भी यह चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों बच्चे आपस में अदला बदली करे और रिया फिर से रोहित के पास आए। मगर किसी तरह अपनी बात को घुमाते हुए रोहित ने आर्यन को जवाब देते हुए कहा, ताकि तुम्हारी मम्मा को भी पता चले कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो और बड़े होकर अपनी मम्मा की हिफाजत कर सकते हो। रोहित की बात आर्यन की कुछ समझ में नहीं आई, मगर आर्यन ने रोहित की बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया और अपने दोनों हाथ से कार के दरवाजे को जोर से धक्का मार के आर्यन एकेडमी में चला गया। जब रोहित की गाड़ी एकेडमी के गेट से बाहर निकली, तभी एक दूसरी लंबी लाल गाड़ी एकेडमी के गेट से अंदर एंटर हुई। राजवीर शेखावत कार से उतरकर एकेडमी के रिसेप्शन में गया। रिसेप्शन चेयर पर सूरज बैठा था। राजवीर शेखावत को देखते ही सूरज अपनी जगह से खड़ा हो गया और राजवीर से कहने लगा, भैया आप आइए आइए, आपका कॉल आया था, मैंने बलवीर सर से बात भी कर ली है। आपने यहाँ पर पर्सनली आने की तकलीफ क्या उठाई? राजवीर शेखावत बलवीर सर का पास्ट स्टूडेंट था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में काफी अच्छा भी था। बलवीर सर को पता चला कि राजवीर शेखावत के कनेक्शन इनलीगल कामों से है। हालांकि इन बातों का कोई सबूत नहीं था। बलवीर सर ने राजवीर शेखावत को ट्रेनिंग देने से यह कहकर रोक लिया कि राजवीर की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और अब उसे आगे ट्रेन होने की जरूरत नहीं थी। राजवीर शेखावत भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी ट्रेनिंग क्यों रोक दी गई थी, मगर काफी सालों तक ट्रेनिंग लेने के बाद अब राजवीर शेखावत को भी और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी और पिछले कुछ सालों से उसके पास ट्रेनिंग का वक्त भी नहीं था। राजवीर शेखावत ने सूरज से कहा, क्या तुमने बलवीर सर से मेरे बेटे और उसके फ्रेंड्स के बारे में बात की? थोड़ी सी झिझक के बाद सूरज ने राजवीर से कहा, माफ करना भैया, आप सर के पुराने स्टूडेंट हुए, इसलिए आपके बेटे को ट्रेनिंग सेशन देने के लिए तैयार है सर, मगर आप उनके फ्रेंड्स को नहीं ला सकते एकेडमी में। सूरज की इस बात पर हैरान होते हुए राजवीर ने पूछा, मगर यह क्या बात हुई? बलवीर सर को तो बच्चों से बहुत लगाव है, फिर अचानक उन्हें मना क्यों कर दिया? सूरज ने जवाब देते हुए कहा, दरअसल यह फैसला दीदी का है। राजवीर अच्छी तरह जानता था कि बलवीर सर दीदी के लिए कुछ फैसले को नहीं टालेंगे। राजवीर ने दीदी को कभी देखा नहीं था, मगर वह जानता था कि 20 साल पहले बलवीर सर ने एक लड़की को अपना साथी बनाया था, जो उनकी लगे से आगे ले जाती। हालांकि राजवीर सर कभी उस लड़की से मिला नहीं था, मगर वह जानता था बलवीर सर और उनका साथी सूरज दीदी के लिए फैसले को कभी नहीं टालेंगे। राजवीर ने सूरज से कहा, मैं एक बार बलवीर सर से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही राजवीर उठकर ट्रेनिंग एरिया में जाने लगा, सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा भैया, इस वक्त बलवीर सर एक बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह जानकर राजवीर शेखावत हैरान रह गया। ऐसा कई सालों में नहीं हुआ था कि बलवीर सर खुद किसी बच्चे को ट्रेन करे। फिर आज यह कौन बच्चा था जिसे ट्रेन करने के लिए बलवीर सर खुद ट्रेनिंग रिंग में उतरे थे? हैरान राजवीर ने मुस्कुराते हुए सूरज की ओर देखा और कहा, अरे वाह, काफी सालों बाद बलवीर सर खुद अखाड़े में उतरे हैं, वो भी किसी बच्चे को ट्रेन करने के लिए। भाई वाह, नजारा देखने लायक होगा। काफी साल पहले देखा था उन्हें, तब वह हम जैसे शेरों को अखाड़ों में कुश्ती के दाव पेच सिखाया करते थे। आज देखता हूँ कौन है यह बच्चा जिससे बलवीर सर को इतने सालों बाद अखाड़े में उतरना पड़ा। जब रघुवीर शेखावत अपनी जगह से खड़ा होकर बलवीर सर की ट्रेनिंग रिंग की ओर जाने लगा, तब अचानक पीछे से सूरज ने आकर उन्हें रोक लिया। अटकते हुई आवाज में सूरज ने रघुवीर शेखावत से कहा, भैया माफ कीजिएगा, मगर बलवीर सर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 3 घंटों तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। दरअसल बलवीर सर ने सूरज से यह भी कहा था कि वह रघुवीर शेखावत से मिलना नहीं चाहते, और जब भी रघुवीर शेखावत अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए एकेडमी में आए, तो किसी भी तरह से बच्चे को ट्रेनिंग एकेडमी में भेजकर रघुवीर शेखावत को रिसेप्शन एरिया से ही वापस भेज देना। बलवीर सर से हजारों स्टूडेंट दिल्ली और दुनिया भर से आए हुए बच्चे थे, जो बलवीर सर की न सिर्फ रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन सारे स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अच्छा इस्तेमाल किया था। कोई पुलिस में था तो कोई आर्मी में, किसी ने खुद की ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था, मगर रघुवीर शेखावत इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए इनलीगल बिजनेस का सहारा लिया था और
बलवीर सर को इस बात से सख्त नफरत थी। जब सूरज ने रघुवीर शेखावत को अंदर जाने से मना किया, तब कुछ देर तक रघुवीर शेखावत बड़े ही गुस्से से सूरज को देखता रहा, मगर वह जानता था कि एकेडमी में खड़े होकर वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। रघुवीर शेखावत किसी भी तरह से बलवीर सर को नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए रघुवीर शेखावत ने सूरज के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। रघुवीर शेखावत लगभग 2 घंटे सूरज के पास बैठकर बलवीर सर का इंतजार करता रहा। जब उसे लगा अब रुकने का कोई फायदा नहीं, तो रघुवीर शेखावत एकेडमी से निकलकर सीधा जहांगीर के घर गया। जहांगीर अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था। तभी अचानक जिम के अंदर अपना एक हाथ जेब में डालते हुए रघुवीर शेखावत आ गया और हाथों में डंबल पकड़े हुए जहांगीर से कहने लगा, वाह भाई जहांगीर, तुम्हारी बॉडी तो ऐसी है जैसे एक ही पंच में 10 लोगों को ढेर कर दोगे। आई लाइक। रघुवीर को इस तरह अपने जिम में आया देखकर जहांगीर चौंक गया। जहांगीर के बॉडीगार्ड ने अपनी जेब में हाथ डालकर गन निकालने की तैयारी कर ली थी। तभी उन्हें रोकते हुए रघुवीर शेखावत ने कहा, वहीं रुक जाओ, मैं तो यहाँ पर एक बिजनेस डील करने आया हूँ जहांगीर के साथ। डंबल नीचे रखते हुए जहांगीर ने शेखावत से पूछा, बिजनेस? किस तरह का बिजनेस? हम दोनों के बीच पहले ही सारे बिजनेस का बंटवारा हो चुका है। जो इलाके मेरे अंदर आता है वहाँ तुम दखल नहीं देते, और जो इलाके तुम्हारे अंदर में आते हैं वहाँ मैं दखल नहीं देता। फिर यह कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो तुम रघुवीर? रघुवीर ने पास पड़ी एक पानी की बोतल उठाकर कहा, भाई मैं तुम्हारे रेसिंग ट्रैक वाले बिजनेस की बात कर रहा हूँ। वहाँ से प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है तुम्हें। मैं वह पूरा रेसिंग ट्रैक खरीदना चाहता हूँ। जहांगीर ने पिछले कई सालों से रेसिंग के धंधे से काफी पैसा बनाया था। रघुवीर की इस बात पर हैरान होते हुए जहांगीर ने कहा, मैं जितना मुनाफा वहाँ से कमाता हूँ वह मेरे लिए बहुत है, मगर तुम अचानक इस बिजनेस में क्यों एंटर होना चाहते हो? रघुवीर ने मुस्कुराते हुए बड़े ही स्टाइल से जहांगीर से कहा, बात दरअसल यह है कि जितना मुनाफा होना चाहिए उतना मुनाफा तुम नहीं कर पाते, इसलिए मैं तुम्हें कैश 15 करोड़ देकर वह प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। जहांगीर को अचानक ही यह बात रियलाइज हुई कि जब से अनिका ने उस रेसिंग ट्रैक पर रेस जीती थी, लोग अब बढ़ चढ़कर रेस में पैसा लगाने वाले थे और अनिका की रेसिंग ट्रेनिंग को देखने के लिए लोग स्टेडियम में हजारों रुपये खर्च करके रेस देखने आने वाले थे। राजवीर इसीलिए रेसिंग ट्रैक खरीदना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अब प्रॉफिट लगभग 5 गुना होने वाला था। जहांगीर ने तौलिए से अपना पसीना पोंछते हुए रघुवीर से कहा, 15 करोड़ में तो वह प्रॉपर फैक्ट्री की जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पूरा का पूरा बिजनेस चाहते हो तुम? रघुवीर ने पास की एक चेयर में बैठते हुए कहा, मैं जितना दे रहा हूँ उसी में खुश रहना सीखो जहांगीर। यह बात मैंने तुमसे पहले भी कही है। रघुवीर की यह बात सुनते ही जहांगीर के आदमी रघुवीर की ओर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें रोकते हुए रघुवीर ने कहा, अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ आराम से, वरना मेरी एक ही आवाज पर इतने लोग तुम्हारी इस जगह पर हमला करेंगे कि यहाँ पर लाशें गिनना मुश्किल हो जाएंगे। जहांगीर ने अपने आदमियों को हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। अपना सूट सीधा करते हुए रघुवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए जहांगीर से कहा, सोच लेना, बहुत अच्छी ऑफर है, ऐसी ऑफर मैं दोबारा नहीं दूंगा। और हाँ, जरा यह पता लगा लेना यहाँ आने से पहले मैं कहाँ था। यह कहते हुए रघुवीर जहांगीर के जिम से निकल गया। जहांगीर और उनके साथी रघुवीर की बात पर हैरान थे। लगभग 10 मिनट बाद जहांगीर के एक साथी ने जहांगीर से कहा, भाई यह रघुवीर शेखावत बलवीर सर की एकेडमी से सीधा यहाँ आया था। यह बात सुनकर जहांगीर को एक बहुत बड़ा झटका लगा। बलवीर सर एक ऐसा नाम था जिनके पीछे उनके शागिर्द अपनी जान भी दे सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे। रेसिंग ट्रैक में आखिर बलवीर सर और ब्रह्मपुत्र एकेडमी को क्या इंटरेस्ट पड़ा होगा, यह बात जहांगीर समझ नहीं पा रहा था। जहांगीर यह भी जानता था कि अगर बलवीर सर ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लिया है तो जहांगीर को किसी भी हाल में वह प्रॉपर्टी रघुवीर के नाम करनी होगी। जहांगीर ने अपने साथी से कहा, अनिका ने उस दिन कार रेसिंग में काफी फैन फॉलोइंग इकट्ठा कर ली थी। अब क्लब अनिका के नाम पर काफी ज्यादा प्रॉफिट करने वाला है, मगर किसी भी तरह इस रघुवीर को इस बात का फायदा नहीं होना चाहिए। जिम में पीछे के दरवाजे के पास खड़ी फातिमा ने यह सब कुछ सुन लिया था। फातिमा
बड़े ही गुस्से में जहांगीर के पास आई और कहने लगी, हम इस तरह किसी को हमारी मेहनत का फायदा नहीं उठाने दे सकते। आने वाले कई रेस तो क्रिस रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा और अनिका ही उसकी जगह पर रेस में उतरेंगी। मैं अभी अनिका को कॉल लगाकर कह देती हूँ कि उसे रेस में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ कि अगर इस रघुवीर के बच्चे ने जबरदस्ती हमारी रेसिंग क्लब छीन भी ली तो उसे चलाता कैसे है, ये हम भी देखते हैं। फातिमा अनिका को कॉल लगाने ही वाली थी, तभी जहांगीर ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो अभी, अनिका को कॉल मत लगाओ। मैं एक काम करता हूँ, बलवीर सर से सीधा मिलता हूँ। अगर हम किसी तरह उन्हें अपने साथ मिला ले तो आई हुई मुसीबत को टाल सकते हैं। फातिमा ने निराश होते हुए जहांगीर से कहा, बिना कुछ किए हमें ब्रह्मपुत्री एकेडमी को प्रॉफिट में से हिस्सा देना होगा। फातिमा को समझाते हुए जहांगीर ने कहा, बलवीर सर का नाम बहुत बड़ा है, उन्हें साथ में मिला लिया तो हमारे बिजनेस पर आंख डालने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और फिर मैं काफी दिनों से उनके राइवल सुखबीर के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच ही रहा था। अगर बलवीर सर को यह ऑफर देता हूँ और वह मान जाते हैं तो और भी अच्छा होगा। तभी जहांगीर का एक आदमी दौड़कर जिम के अंदर आया और जहांगीर से कहने लगा, भाई मैंने सब कुछ पता कर लिया है। ब्रह्मपुत्र एकेडमी फिलहाल सूरज नाम का एक सादिर चलाता है। कहा जाता है सूरज बलवीर सर का आखिरी सादिर थे। और यह भी पता चला है कि अभी अभी रघुवीर शेखावत सूरज के साथ काफी देर तक मीटिंग में बैठा था। लगता है दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा समझौता हुआ है। बलवीर सर की तो अब उम्र हो चुकी है, इसलिए एकेडमी का ज्यादातर काम सूरज ही संभालता है। मुझे लगता है कि अब वहां पर जाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सूरज और रघुवीर शेखावत के बीच पहले ही समझौता हो चुका है। मगर हाँ, मुझे यह भी पता चला है कि बलवीर सर अगर किसी की बात मानते हैं तो वह है एकेडमी की दीदी। इस दीदी को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, मगर दीदी की बात सूरज तो क्या खुद बलवीर सर भी नहीं टाल सकते। दीदी ने लिया हुआ डिसीजन ब्रह्मपुत्र एकेडमी के लिए आखिरी फैसले के समान है। अगर किसी तरह हम दीदी से बात करें तो हमारे क्लब को बचाया जा सकता है। अपने आदमी की इस बात पर हैरान जहांगीर फातिमा की ओर देखने लगा। जहांगीर ने फातिमा से पूछा, दिल्ली में इतनी पावरफुल औरत कौन है, क्या तुम इस दीदी को जानती हो? हैरान फातिमा ने अपना सर नामे हिला दिया। फातिमा ने जहांगीर से कहा, इतनी पावरफुल औरत दिल्ली में है और मुझे पता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे नाम क्या है इस दीदी का? जब जहांगीर और फातिमा उस आदमी की ओर देखने लगे तो उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की मगर नाम नहीं पता लगा पाया। एकेडमी के सारे लोग बस उन्हें दीदी के नाम से ही बुलाते हैं। और तो और इस सूरज और बलवीर सर के अलावा किसी ने दीदी की शक्ल भी नहीं देखी है। जहांगीर ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसते हुए अपने आदमियों से कहा, एक काम करो, सब लोग किसी भी तरह से इस दीदी के बारे में पता लगाओ और दीदी के साथ मीटिंग होनी बहुत जरूरत है। मनहोदरा हाउस। अनिका ने जैसे ही अपने बेडरूम में अपनी आंखें खोली, अनिका ने फोन में टाइम देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी अनिका की नजर आर्यन के मैसेज पर पड़ी। आर्यन ने मैसेज में अनिका को लिखा था, मॉम मैं आज बलवीर सर के पास एकेडमी में जा रहा हूँ। आर्यन का यह मैसेज पढ़ते ही अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि आर्यन ने उसे सिग्नल दिया था कि बलवीर सर की एकेडमी से आसानी से वो रिया के साथ अदला बदली करने अपनी माँ के पास आ सकता है। अनिका भी चाहती थी कि आर्यन उसके साथ रहे। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि अनिका को रिया से ज्यादा आर्यन पसंद था। वह दोनों को बेहद प्यार करती थी, मगर अनिका जानती थी कि आर्यन बचपन से अपनी माँ से दूर रहा है और आर्यन के सेल्फ कॉन्फिडेंस में पिछले दिनों काफी सुधार आने लगा था। आर्यन रिया बनकर स्कूल जाता था, नए दोस्त बनाता था, लोगों के साथ बातचीत करना, इंटरेस्ट करना, यह सब कुछ आर्यन धीरे धीरे सीखने लगा था। मारवा हाउस में बचपन से ही आर्यन को बहुत ही प्राइवेट और अकेले रखा गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्यन का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया था। अनिका के साथ रहने के बाद आर्यन का कॉन्फिडेंस और उनकी एक्टिविटी भी काफी बढ़ गई थी। अनिका ने आर्यन को वॉइस मैसेज करते हुए पूछा, शेल आई कम तो पिक यू अप? आर्यन बलवीर सर के साथ ट्रेनिंग ले रहा था। कुछ देर बाद जब आर्यन ने अपनी मॉम का मैसेज सुना तो रिप्लाई करते हुए लिखा, आई थिंक यू डू रिया फर्स्ट। आर्यन पर यह मैसेज पढ़कर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। अनिका के मन में एक बार ख्याल आया कि क्या आर्यन और रिया के बीच कोई
सिबलिंग राइवले चल रही थी कि मम्मा उससे ज्यादा प्यार करती थी। मगर यह ख्याल आते ही अनिका ने यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और आर्यन को मैसेज करते हुए लिखा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें एकेडमी से लेने आ रही है। यह मैसेज करने के बाद अनिका जल्दी से तैयार हुई। रिया के स्कूल की छुट्टी का टाइम होने ही वाला था। वैसे तो श्रेया रोज की तरह रिया को स्कूल से घर लाने वाली थी, मगर आज अनिका को स्कूल पहुंचकर रिया को पिक करना था ताकि वो आर्यन के साथ उसकी अदला बदली कर सके। अनिका जल्दी से तैयार हुई और तेज कार चलाते हुए स्कूल पहुंची। जैसे ही रिया और श्रेया स्कूल के मेन गेट से बाहर निकले, अनिका ने ठीक गेट के सामने अपनी कार रोकी। अनिका को देखते ही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कार के अंदर बैठते हुए श्रेया ने अनिका से कहा, अरे वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, तुम हमें पिक करने आई हो। रिया भी पीछे की सीट पर उछलकर बैठी और पीछे से अपनी मम्मा को हक करते हुए कहने लगी, वाह मम्मा, तुम आज स्पेशली हमें पिक करने आई हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी श्रेया की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, मैं सिर्फ रिया को पिकअप करने आई हूँ, तुम्हें खुद घर जाना होगा। यह बात सुनते ही श्रेया और रिया दोनों हैरान हो गए। फिर रिया के गाल पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, तुम्हें मेरे साथ बलवेश्वर की एकेडमी में आना है, चलोगी ना? अपनी मम्मा के मुंह से यह बात सुनते ही नन्ही से रिया के चेहरे से हंसी गायब हो गई। रिया समझ चुकी थी कि उसकी मम्मा एकेडमी में जाकर उसकी अपने भाई के साथ अदला बदली करने वाली थी। नन्ही से रिया के मन ही मन सोचने लगी थी कि क्या उसकी मम्मा को अब उसके भाई के साथ रहना ज्यादा पसंद था। नन्ही से रिया मन ही मन अपने आप को मनाने लगी। वैसे तो रिया को अपने डैड के साथ रहना भी बहुत पसंद था। रोहित उसे जो मर्जी करने देता, जो मर्जी खाने देता। बड़े से मारवा हाउस में रिया को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था। ना तो उसे स्कूल जाने की कोई जरूरत थी और न ही पढ़ाई करने की। यह सब सोचते ही रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसे अनिका से कहा, ओके मॉम, चलो हम एकेडमी में जाते हैं।